अगर मैं कहूँ कि एक टमाटर आपसे बात कर रहा है, तो शायद आपको लगेगा कि मैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के नज़रिए से देखें ना, हाँ, तो टमाटर का वो जो चमकदार लाल रंग है, हाँ, या फिर पालक का गहरा हरा रंग, वो सब एक्चुअली एक बहुत ही क्लियर केमिकल सिग्नल है। सही कहा आपने। और हम हमेशा मार्केट जाते हैं, सब्जियां देखते हैं, इतने सारे रंग होते हैं वहां पर, लेकिन हम बस उनको देख के खुश हो जाते हैं। हाँ, हमें लगता है बस सुंदर दिखने के लिए हैं। हाँ, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है कि ये इंद्रधनुषी रंग सिर्फ हमारी आंखों को लुभाने के लिए नहीं बने हैं? एग्जैक्टली उन रंगों के पीछे एक पूरा का पूरा सर्वाइवल मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। और एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो नेचर में कोई भी चीज बिना किसी ठोस लॉजिक के नहीं होती। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। आज की इस डीप डाइव चर्चा का हमारा मिशन भी यही है कि हम इस सीक्रेट कोड को तोड़ सकें। हमारे पास जो नोट्स हैं ना, वो क्लास 6 से 10 की साइंस पर बेस्ड हैं। हाँ, और उन नोट्स को डीपली स्टडी करने के बाद एक बहुत बड़ा पैटर्न निकल कर आता है, जो ये बताता है कि इन रंगों का हमारी इम्यूनिटी, हमारी एनर्जी और पूरे हेल्थ सिस्टम के साथ सीधा कनेक्शन है। तो चलिए पिगमेंट्स की इस दुनिया में चलते हैं। मेरा सबसे बेसिक सवाल ये है कि पौधों के अंदर ये रंग आखिर बनते कैसे हैं और हमें दिखते कैसे हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा फिजिक्स वाले एंगल पर जाना पड़ेगा। देखिए, फलों और सब्जियों में जो रंग हमें दिखते हैं ना, वो उनके अंदर मौजूद खास केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होते हैं। इन्हीं को हम पिगमेंट्स कहते हैं। अच्छा, पिगमेंट्स। तो इनका मेन काम क्या होता है? रोशनी के साथ इनका क्या रिएक्शन है? जब सूरज की सफेद रोशनी इन पौधों पर पड़ती है, तो ये पिगमेंट्स उस लाइट स्पेक्ट्रम में से कुछ खास वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं। और जो रोशनी वो सोख नहीं पाते, उसका क्या करते हैं? जो रोशनी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो उसे वापस बाहर की तरफ धकेल देते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और हमारी आंखें उसी रिफ्लेक्टेड रोशनी को पकड़ती हैं। ओह, समझ गया। इसको मैं एक बाउंसर के एग्जाम्पल से देख सकती हूँ, है ना? जैसे किसी नाइट क्लब का बाउंसर होता है। बाउंसर? हाँ, ये कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? जैसे बाउंसर का काम होता है कि वो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही क्लब के अंदर जाने देता है और बाकी सबको दरवाजे से ही वापस भेज देता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ भी पिगमेंट्स कुछ खास रोशनी को अंदर आने देते हैं और बाकी को वापस हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो रोशनी वापस आई, वही रंग हमें दिखता है। क्या बात है! तो ये केमिकल बाउंसर्स सिर्फ रंग दिखाने का काम करते हैं या इनका पौधों के लिए भी कोई फायदा है? अरे नहीं, इनका रोल पौधों के लिए बहुत बड़ा है। ये सूरज की रोशनी को सोख कर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को चलाते हैं, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, और प्रोटेक्शन भी देते होंगे शायद? हाँ, ये सूरज की हार्मफुल यूवी रेस से पौधों को एक सनस्क्रीन की तरह बचाते हैं। और सबसे मेन बात, चमकीले रंग कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पॉलिनेशन आसान हो जाता है। तो चलिए इन बाउंसर्स के कुछ खास टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है क्लोरोफिल। बिल्कुल, क्लोरोफिल वही पिगमेंट है जो पत्तियों को और सब्जियों को उनका हरा रंग देता है। तो हमारे नोट्स के हिसाब से क्लोरोफिल लाल और नीली रोशनी को सोख लेता है और हरी रोशनी को वापस फेंकता है ना? इसलिए पालक और मटर हरे दिखते हैं। है ना? वो हमारे खून के हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वेट, सच में? हीमोग्लोबिन जैसा? पर रंग तो अलग है। हाँ, बस छोटा सा फर्क है। हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयन होता है और क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। इसलिए जब हम हरी सब्जियां खाते हैं तो हमें ढेर सारा मैग्नीशियम मिलता है। ओह, अब समझा। और मैग्नीशियम तो हमारी मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आयरन और विटामिन के भी तो काफी होता है ना? बिल्कुल होता है। अब इसके बाद लिस्ट में आते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स? नाम से ही गाजर या कैरेट की याद आती है। जब भी हम गाजर का नारंगी रंग देखते हैं या पीली शिमला मिर्च देखते हैं, तो वहाँ यही कैरोटीनॉइड्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है बीटा कैरोटीन। आपने बचपन में सुना ही होगा कि गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं। हाँ, मेरी दादी हमेशा कहती थी। पर इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? होता ये है कि जब बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा लिवर उसको तोड़कर विटामिन ए में बदल देता है
और ये विटामिन ए आंखों के रेटिना के लिए एक बहुत जरूरी केमिकल बनाता है। अच्छा, इसलिए रात के अंधेरे में या कम रोशनी में देखने में इससे मदद मिलती है। ये तो हो गया नारंगी रंग। अब और कौन से पिगमेंट्स हैं? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो एक और पिगमेंट से जुड़ी है। उसका नाम है एंथोसियानिन। ये बैंगनी, नीले और गहरे लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे जामुन या ब्लूबेरी में। हाँ, लाल पत्ता गोभी में भी शायद यही होता है। सही कहा। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली खूबी ये है कि ये पिगमेंट आसपास के पीएच लेवल के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। एक सेकंड, रंग बदल लेता है? मतलब गिरगिट की तरह? अगर मैं मिट्टी में कुछ चेंज करूं तो सब्जी का रंग बदल जाएगा? अगर पौधे का सेल्यूलर माहौल एसिडिक है, यानी पीएच कम है, तो ये लाल दिखता है। और अगर अल्कलाइन हुआ तो पीएच बढ़ने पर ये नीला या हरा रंग ले लेता है। और पता है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। बॉडी में जाने के बाद ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ओह वाओ, मतलब ये हमारी सेल्स को एज बढ़ने या पोल्यूशन वाले डैमेज से बचाता होगा, है ना? एग्जैक्टली। इसी मैकेनिज्म से ये कैंसर और हार्ट डिजीजेस से लड़ने में मदद करता है। ये तो सच में बहुत अमेजिंग है कि एक ही केमिकल अलग अलग माहौल में अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब एक और पिगमेंट है जिसका जिक्र नोट्स में बहुत है, लाइकोपीन। हाँ, लाइकोपीन वही पिगमेंट है जिससे टमाटर और तरबूज को उनका शानदार लाल रंग मिलता है। ये एक फैट सॉल्युबल पिगमेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाने में बहुत हेल्प करता है। यह बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सब्जियों को कच्चा खाना हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है। हाँ। तो क्या सबसे ज्यादा लाइकोपीन के लिए मुझे एकदम कच्चा टमाटर खाना चाहिए? ये ना न्यूट्रिशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, ये सच है कि कुछ विटामिन्स गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन लाइकोपीन का केमिस्ट्री बिल्कुल उल्टा काम करता है। उल्टा काम करता है मतलब पकाकर खाना ज्यादा फायदेमंद है? बिल्कुल। जब आप टमाटर को पकाते हैं तो गर्मी की वजह से उसकी सेल्स की जो मोटी दीवारें होती हैं ना, वो टूट जाती हैं। कच्ची हालत में लाइकोपीन उन्हीं दीवारों के अंदर कैद रहता है। अच्छा, तो पकाने से वो आजाद हो जाता है और हमारी बॉडी उसे ज्यादा इजीली अब्सॉर्ब कर पाती है? हाँ, पके हुए टमाटर या टोमेटो प्यूरे से हमारी आंतें कच्चे टमाटर के मुकाबले ज्यादा लाइकोपीन सोख पाती हैं। तो इसका मतलब हमारी जो पुरानी कुकिंग टेक्निक्स हैं जिसमें हम टमाटर को भूनते हैं या पकाते हैं, वो अनजाने में ही सही पर एक डीप साइंस फॉलो कर रही हैं। सही कहा आपने। अब तक तो हमने पिगमेंट्स के काम को समझा जो सूरज की रोशनी पकड़ने वाले एंटेना की तरह हैं। लेकिन जब पौधे इस रोशनी को पकड़ लेते हैं तो उस एनर्जी का करते क्या है? वो अपना ईंधन कैसे बनाते हैं? ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है। पिगमेंट्स तो बस फैक्ट्री के सोलर पैनल है ना, असली प्रोडक्ट तो कुछ और है। और वहीं से हम आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। हाँ, यही तीन। जब हम खाने की बात करते हैं तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो बेसिक इंजन है जिन पर हमारी पूरी बॉडी चलती है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। तो कार्ब्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और क्या काम करते हैं? देखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका मेन और इकलौता काम है शरीर की हर सेल को तुरंत एनर्जी देना। 1 ग्राम कार्ब से हमें लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर मैं इसको आसान भाषा में विजुअलाइज करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए आग जलाने वाली सूखी लकड़ी की तरह है ना, जी, जो तुरंत जल जाती है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और कार्ब्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल शुगर्स जिनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं। जो फलों में नेचुरल मिठास होती है वो यही सिंपल शुगर्स होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए बॉडी इनको फट से पचा लेती है। ये पेपर जलाने जैसा है, तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन अगर मुझे लंबे टाइम तक एनर्जी चाहिए तो तब क्या काम आएगा? तब काम आता है स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आलू या गेहूं में मिलता है। इसके मॉलिक्यूल्स एक लंबी चेन में जुड़े होते हैं। अच्छा, तो बॉडी को इस चेन को तोड़ने में टाइम लगता होगा? ये मोटे लकड़ी के लॉक जैसा हो गया जो धीरे धीरे जलता है और देर तक एनर्जी देता है। एग्जैक्टली। और इसी कार्ब फैमिली का एक और बहुत दिलचस्प मेंबर है फाइबर या रेशा, जो सेल्यूलोज से बनता है। फाइबर का तो मैं बताऊंगा। मजेदार बात यह है कि इंसानी शरीर में ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो फाइबर को पचा सके। ये पेट से बिना पचे ही गुजर जाता है।
सही पकड़ा। तो फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो फाइबर ही नहीं, वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए एक झाड़ू की तरह काम करता है। आंतों की सफाई करता है, कब्ज से बचाता है और ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देता, है ना? एकदम परफेक्ट। फाइबर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पिलर है वो है प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है तो प्रोटीन बॉडी का मैकेनिक और बिल्डिंग मटेरियल दोनों है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी तो उन्हीं छोटे-छोटे अमीनो एसिड से बनती है ना? हाँ, नेचर में 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। आप इनको लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। बॉडी इन ब्लॉक्स को अलग-अलग पैटर्न में जोड़कर मसल्स, स्किन, बाल और एंजाइम्स बनाती है। और एक सबसे हैरान करने वाली बात जो नोट्स में थी कि जब कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज बनाता है वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। बिल्कुल, यानी बिना प्रोटीन के तो हमारी इम्यूनिटी काम ही नहीं कर सकती। और प्रोटीन से भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन एक चीज है, अक्सर हम सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज या अंडे दूध में मिलता है, तो क्या प्लांट्स इसका अच्छा सोर्स हो सकते हैं? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। प्लांट्स में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। जैसे 100 ग्राम मटर में करीब 5.4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा, मटर में इतना प्रोटीन होता है। और पालक और मशरूम का क्या? उनमें भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। दाल्स और बीन्स तो खैर प्रोटीन का खजाना है ही। बॉडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन कहाँ से ले रहे हैं। उसे बस अपने लेगो ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड्स चाहिए। चलिए अब उस मैक्रो न्यूट्रिएंट पर आते हैं जिसको बेचारे को सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। मेरा मतलब है फैट्स या वसा। ओह हाँ, फैट्स। ये एनर्जी के मामले में सबसे डेंस होते हैं। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर कार्ब्स लकड़ी हैं तो फैट एकदम हाई क्वालिटी का कोयला है। धीरे जलता है पर बहुत गर्मी देता है। पर देखिए, पिछले कुछ सालों में डाइट कल्चर ने फैट को एकदम विलन बना दिया है। फैट का नाम सुनते ही दिमाग में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक आता है। तो क्या फैट सच में इतना बुरा है? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो फैट को विलन बनाना न्यूट्रिशन साइंस की सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम फैट को पूरी तरह छोड़ दें तो बॉडी के बेसिक फंक्शंस ही रुक जाएंगे। कैसे फंक्शंस रुक जाएंगे? देखिए, फलों और बीजों में अनसैचुरेटेड फैट होता है, जैसे एवोकाडो, बादाम या ऑलिव ऑयल। ये फैट हमारी नसों को फ्लेक्सिबल रखता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लेकिन इसका एक और बड़ा काम है। कौन सा काम? विटामिन्स को पकड़ ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। सोचिए कोई फिट बनने के चक्कर में सिर्फ उबली हुई गाजर और बिना तेल वाला सूखा सैलेड खा रहा है और उसकी डाइट में फैट 0 है। तो क्या होगा? उसका बेटा कैरोटीन वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। गाजर का सारा बेटा कैरोटीन बिना बॉडी में अब्जॉर्ब हुए ही बाहर निकल जाएगा। आपको उस खाने का फायदा मिलेगा ही नहीं। बाप रे, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब डाइट से किसी एक चीज को पूरी तरह हटा देना साइंस के एकदम खिलाफ है। और फैट तो हमारे नर्व्स को इंसुलेट भी करता है और ऑर्गन्स को पैडिंग भी देता है ना। सही कहा। तो ये तो हो गए हमारे बड़े इंजन्स। लेकिन कोई भी बड़ा इंजन कुछ छोटे छोटे पुर्जों के बना नहीं चल सकता है ना। यहाँ आते हैं हमारे माइक्रो मैनेजर्स। यानी विटामिन्स और मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हमें ग्राम्स में चाहिए होते हैं, पर विटामिन्स और मिनरल्स मिलीग्राम या उससे भी कम में चाहिए होते हैं। मात्रा बहुत छोटी है पर इनका इफेक्ट बहुत बड़ा है। इन्हीं की वजह से सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में। अगर इसको मैं एक रोजमर्रा के एग्जांपल से समझाऊं तो विटामिन्स मोबाइल के बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह हैं। दिखने में छोटे हैं, पता भी नहीं चलता कब डाउनलोड हो गए। हाँ, और अगर अपडेट ना करो तो क्या होगा? वही एक दिन अचानक फोन की बैटरी फट से गिरेगी, एप्स क्रैश होंगे और पूरा फोन ठप पड़ जाएगा। बॉडी का भी यही हाल है। कार्ब्स और प्रोटीन हार्डवेयर हैं, पर विटामिन सॉफ्टवेयर हैं जो उनको चलाते हैं। ये मोबाइल वाला कंपैरिजन एकदम परफेक्ट है। चलिए कुछ खास विटामिन्स को देखते हैं। जैसे विटामिन सी, नींबू, आंवला, संतरा सब में मिलता है। पर ये काम क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है, यही सुना है सबसे। वो तो है, पर इसका सबसे बड़ा काम है कोलेजन बनाना। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है। अच्छा, वही कोलेजन जो सीमेंट की तरह हमारी बॉडी की कोशिकाओं को जोड़कर रखता है। हमारी स्किन, नसें, मसूड़े सब इसी से बंध है। एग्जैक्टली। अगर विटामिन सी कम हो जाए तो बॉडी ये सीमेंट नहीं बना पाती।
फिर ईंटें बिखरने लगती हैं। इसी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। ओ बाप रे, तो ये सिर्फ इम्यूनिटी नहीं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है। और अगर मिनरल्स की बात करें तो आयरन का मैकेनिज्म भी बहुत कमाल का है। पालक चुकंदर में होता है ना? हाँ, आयरन कोई आम न्यूट्रिएंट नहीं है। ये एक मेटल है। हमारे खून में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन होता है, और उसके ठीक बीच में आयरन का एटम बैठा होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन चुंबक की तरह इस आयरन से चिपक जाती है? सही पकड़ा। और फिर हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की सेल्स तक एक डिलीवरी ट्रक की तरह पहुंचाता है। अगर आयरन कम हो गया तो मतलब डिलीवरी ट्रक तो है, पर उसमें ऑक्सीजन पकड़ने वाला चुंबक नहीं है। तभी एनीमिया में इतनी थकान लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं आया सेल्स तक। बिल्कुल। और कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियां बनाना नहीं है, बल्कि मसल्स के सिकुड़ने और न्यूरॉन्स के सिग्नल्स भेजने के लिए भी कैल्शियम आयॉन्स बहुत जरूरी हैं। और जिंक, जो मशरूम और मटर में होता है, वो इम्यून सेल्स को वायरस पहचानने में मदद करता है ना? इन सब का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सही कहा आपने। इन सब छोटी चीजों का मैकेनिज्म बहुत ही परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स होता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। हमने इतने भारी भारी वर्ड्स यूज़ कर लिए, क्लोरोफिल, एंथोसायनिन, लाइकोपीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। रोज़ की लाइफ में कोई इसको कैसे याद रखेगा? खाते टाइम कैलकुलेटर थोड़ी ना लेके बैठेंगे हम। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा करता है, लेकिन साइंस ने इसका एक बहुत ही सुंदर और आसान सॉल्यूशन दिया है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ उस सीक्रेट कोड पर जाना है जिससे हमने बात शुरू की थी। यानी रंगों वाला कोड। हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट इसको रेनबो प्लेट या इंद्रधनुषी थाली कहते हैं। आपकी थाली के नेचुरल रंग ही सबसे बड़ा न्यूट्रिशन चार्ट है। जैसे टमाटर, तो मतलब लाइकोपीन और विटामिन सी मिल रहा है ना? बिल्कुल। और अगर नारंगी या पीला रंग है, जैसे गाजर या पपीता, तो इसका मतलब है वहाँ बीटा कैरोटीन और विटामिन ए है आंखों के लिए। और हरा रंग तो चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई मैं पालक हूँ, मुझ में क्लोरोफिल, आयरन और फाइबर का खजाना है। हाँ, और नीला या बैंगनी रंग हो, जैसे बैंगन या जामुन में, हाँ। तो वहाँ बॉडी को एंथोसाइनिन का डोज मिल रहा है, जो सेल्स को डैमेज से बचाता है। और सफेद या भूरे रंग की चीजें, जैसे आलू या लहसुन, मशरूम, उनमें भी तो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम सिर्फ अपनी थाली में अलग-अलग नेचुरल रंग शामिल कर लें, तो बिना किसी टेंशन के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स बॉडी को मिल जाएंगे। नेचर एक बहुत स्मार्ट इंजीनियर है। उसने हमारी सारी मेडिसिन्स और न्यूट्रिएंट्स को रंगों से ही कलर कोड कर दिया है। सही कहा। आज हमने देखा कि कैसे फिजिक्स का रिफ्लेक्शन, केमिस्ट्री के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्ट्रक्चर और बायोलॉजी के विटामिन्स, ये सब एक साथ मिलकर खाने को बस ईंधन से एक दवा में बदल देते हैं। रंगों के पीछे का ये साइंस वाकई हमें खाने को देखने का एक नया नजरिया देता है। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि बॉडी और नेचर के बीच एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। और असली साइंस लैब में बंद नहीं है, वो हर रोज हमारी डाइनिंग टेबल पर हमारी थाली में होती है। बस उसे देखने और समझने की जरूरत है। जाते जाते हम एक बहुत ही रोचक और थोड़ा हटके सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। याद है एंथोसाइनिन पिगमेंट की बात की थी हमने, जो मिट्टी के पीएच के हिसाब से लाल या नीले में रंग बदल लेता है। हाँ, एसिडिटी और अल्कलिनिटी का असर पड़ता है उस पर। तो जरा सोचिए, क्या भविष्य की खेती में ये संभव है कि हम मिट्टी के पीएच और मिनरल्स को एकदम मैन्युअली कंट्रोल करके अपनी पसंद की सब्जियों में नया पोषण और नए रंग प्रोग्राम कर पाएं? ये तो एकदम साइंस साइफाई जैसा लग रहा है, पर साइंस की दुनिया में पॉसिबिलिटीज तो है। कस्टमाइज सब्जियां शायद कल की सच्चाई बन जाए। सही कहा। तो अगली बार जब आप किसी चमकीले बैंगनी, बैंगन या एकदम लाल सेब को देखें, तो इन रंगों के पीछे छुपे इस कमाल के विज्ञान और भविष्य की उन संभावनाओं के बारे में जरूर सोचिएगा।